गुड मॉर्निंग सबको। चैप्टर अपना 4, लेखक कवि है रघुवीर सहाय और कविता का नाम क्या है? कैमरे में बंद अपाहिज। कवि का जन्म हुआ सन 1929। ठीक है, लखनऊ में, जो कि उत्तर प्रदेश में है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अज्ञे द्वारा संपादित दूसरा सप्तक 1951 में लिखी गई है। आरंभिक कविताएं, जो मतलब इन्होंने शुरुआत में कविताएं लिखी, वो है इनकी महत्वपूर्ण काव्य संकलन सीढ़ियों पर धूप में। इसका नाम है आत्महत्या के विरुद्ध हंसो हंसो जल्दी हंसो। पत्रकारिता इन्होंने की, ऑल इंडिया रेडियो के हिंदी समाचार विभाग से ही संबंधित रहे। फिर हैदराबाद से निकलने वाली पत्रिका कल्पना और उसके बाद दैनिक नव भारत टाइम्स तथा दिनमान से संबंध रहे। मतलब इनके अंदर इन्होंने कुछ ना कुछ लिखते रहे। ये सम्मान इनको मिला साहित्य अकादमी पुरस्कार और निधन हुआ इनका सन 1990 दिल्ली में। 1990 में हुआ, दिल्ली में हुआ। आगे कह रहे हैं कि कुछ होगा अगर मैं बोलूँगा। यदि मैं कुछ बोलूँगा तो ज़रूर कुछ होगा। लोगों को जो मेरी बात है वो लोगों के दिलों को प्रभावित करेगी। ठीक है, वो कह रहे हैं कि न टूटे तिलिस्म सत्ता का, चाहे जो ये सत्ता है उसका माया जाल ना टूटे, लेकिन क्या होगा, मेरे अंदर का एक कायर टूटेगा। मेरे अंदर का जो डरपोक व्यक्ति है वो टूटेगा। मैं बेझिझक जो मेरे मन के विचार है, जो मेरी मन की बात है, वो अपनी कविताओं के माध्यम से सबको बताऊंगा। रघुवीर सहाय समकालीन हिंदी कविता के संवेदनशील, उस समय जब ये कविता लिखते थे उस समय के क्या है, ये संवेदनशील नागर चेहरा है। दूसरों के सुख दुख को अनुभव करने वाले कवि है। सड़क, चौराहा, दफ्तर, अखबार, संसद, बस, रेल और बाजार की बेलोस मतलब बेझिझक, ठीक है, बिना किसी झिझक के, बिना किसी संकोच के, बेलोस भाषा में इन्होंने कविताएं लिखी है। जब भी इन्होंने कविताएं लिखी तो झिझक के साथ ना लिखकर बेझिझक लिखी। ठीक है, घर मोहल्ले के चरित्रों पर कविता लिखकर, घर के लोगों पर ऐसे उनको चरित्र दिखे जिन पर कविता लिखी जा सके, चाहे वो घर के लोग हो चाहे वो मोहल्ले के लोग हैं, उन्हें हमारी चेतना का स्थायी नागरिक बनाया। कविता ऐसी लिखी जो हमारे दिमाग पर छा गए ऐसे लोग। फिर आगे कह रहे हैं कि हत्या, लूटपाट और आगजनी, राजनीतिक भ्रष्टाचार और छल छदम इनकी कविता में उतरकर खोजी पत्रकारिता की सनसनीखेज रपटे नहीं रह जाते। ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सारे जो अपराध हैं, कौन कौन से, हत्या है, लूटपाट है, आगजनी है, राजनीतिक भ्रष्टाचार जो है, ठीक है, और जो छल छदम है, छल कपट है, ये सब क्या है, इनकी कविता में आकर सिर्फ पत्रकारिता तक ही सीमित नहीं रह जाते हैं, बल्कि क्या करते हैं, आत्मान्वेषण का माध्यम बन जाते हैं। आत्मान्वेषण मतलब स्वयं को खोजने का माध्यम बन जाते हैं। ठीक है, यह ठीक है कि पेशे से ये पत्रकार थे। पेशे से क्या थे, ये पत्रकार थे, लेकिन वे सिर्फ पत्रकार ही नहीं थे, सिद्ध कथाकार और कवि भी थे। कहानियां भी लिखी और कविताएं भी लिखी। कविता को उन्होंने एक कहानीपन और एक नाटकीय वैभव दिया। कविता इन्होंने ऐसी लिखी जिसमें हमें कहानी भी दिखाई दी और नाटक भी दिखाई दिया। आगे कह रहे हैं ये कि जातीय या व्यक्तिक स्मृतियां, जाति से संबंधित या किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित स्मृतियां मतलब जो यादें हैं, ये उनके यहाँ नहीं के बराबर है। मतलब अतीत के विषय में इन्होंने बहुत कुछ नहीं लिखा, इसलिए उनके दोनों पांव वर्तमान में ही गड़े हैं। वर्तमान से संबंधित इन्होंने अपनी सारी कविताएं लिखी। बावजूद इसके मार्मिक उजास और व्यंग भुजी खुरदरी मुस्कानों से उनकी कविता पटी पड़ी है। इसके बावजूद भी क्या है, मार्मिक उजास, हृदय को प्रकाशित करने वाले और व्यंग से रहित कविताएं
उसके खुरदरी मतलब व्यंग से रहित भी है और व्यंग के साथ भी है। ठीक है, उनकी कुछ कविताएं व्यंग से रहित है तो कुछ कविताएं व्यंग से परिपूर्ण भी है। ऐसी मुस्कानों से इनकी जो कविता है वो भरी हुई है। छंदानुशासन के लिहाज से भी वे अनुपम है। इन्होंने अपने कविताओं में छंदों के अनुशासन का भी ध्यान रखा। ये नहीं कि उसको बहुत मात्रा में उसका उपयोग किया, पर ज़्यादातर बातचीत की सहज शैली में ही उन्होंने लिखा और बखूबी लिखा। जो भी लिखा बातचीत की शैली में लिखा, चाहे कम लिखा हो लेकिन बहुत खूब लिखा। कोई दिक्कत किसी को? शुरू की कौन सी? 1 मिनट, कौन सी बताओ? कुछ होगा कुछ होगा, कुछ होगा अगर मैं बोलूंगा, वो कह रहे हैं कि यदि मैं अपनी कविताओं में बेझिझक बोलूंगा, बिना किसी झिझक के साथ बोलूंगा, अपनी जो मन की भावनाएं हैं, जो मन के विचार हैं, उनको बिना किसी छल छदम के, बिना किसी भी झिझक के, मतलब मैं निसंकोच बोलूंगा, तो क्या होगा? चाहे मेरे ऐसे बोलने से चाहे सत्ता का मायाजाल ना टूटे। जो सरकार है ये क्या करती है? मायावी है, कपटी है, छल करती है सबके साथ, उसका चाहे मायाजाल ना टूटे, लेकिन मेरे अंदर का जो डरपोक है वो जरूर टूटेगा, बाहर निकलेगा। कोई दिक्कत? ठीक है, यस मैम। ठीक है, चले आगे। बतौर पत्रकार और कवि घटनाओं में निहित विडंबना और त्रासदी को भी उन्होंने देखा। जब ये पत्रकारिता कर रहे थे, ठीक है, और इनके जीवन में जो घटनाएं हुई उनको इन्होंने एक बहुत दुखद रूप में भी इन्होंने देखा। रघुवीर सहाय की कविताओं की दूसरी विशेषता है छोटे या लघु की महत्ता को स्वीकारना। ये छोटे या बड़े को, दोनों को महत्वपूर्ण मानते हैं, दोनों को एक समान मानते हैं, उन दोनों में ये भेदभाव नहीं करते। आगे कह रहे हैं कि वे महज बड़े कहे जाने वाले विषयों या समस्याओं पर ही दृष्टि नहीं डालते। ऐसा नहीं है कि जो बड़े बड़े लोगों से संबंधित बातें ही अपनी पत्रकारिता में लिखते हो या कविताओं में लिखते हो या किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के बारे में ही उन्होंने लिखा हो, ऐसा नहीं है। उन्होंने क्या किया है, चाहे वो बड़े लोग हो चाहे वो छोटे लोग हो, उन्होंने दोनों की समस्याओं पर दृष्टि डाली और फिर लिखा। बल्कि हाँ बोलो। त्रासदी का मतलब क्या होता है? त्रासदी का मतलब दुखद घटना जो हमको दुख दे बहुत ज्यादा। ठीक है, तो आगे कह रहे हैं कि बल्कि जिनको समाज में इन्होंने क्या किया, सिर्फ बड़े कहे जाने वाले विषयों पर ही या समस्याओं पर ही अपनी दृष्टि नहीं डाली है, बल्कि उन पर भी जिनको समाज में क्या किया जाता है, हाशिए पर, एक किनारे पर रख दिया जाता है। फिर उनकी ना तो खोज खबर ली जाती है, ना फिर उनको संभाला जाता है। ऐसे व्यक्तियों पर भी इन्होंने लिखा। आगे कह रहे कि उनके अनुभवों को भी अपनी रचनाओं का विषय बनाते हैं। जिनको, ऐसे लोगों को जिनको मतलब समाज के किनारे पर रख दिया है, उन लोगों को जो अनुभव है, उनकी जो संवेदनाएं हैं, उनको भी इन्होंने अपनी कविताओं का विषय बनाया। रघुवीर जी ने भारतीय समाज में ताकतवरों की बढ़ती हैसियत और सत्ता के खिलाफ भी साहित्य और पत्रकारिता से पाठकों का ध्यान खींचा। ठीक है, किसका? कि भारतीय समाज में जो ताकतवर है उनकी क्या है, सत्ता और शक्ति बढ़ती जाती है, उनकी हैसियत बढ़ती जाती है, और सत्ता के खिलाफ भी, ऐसे लोगों के खिलाफ भी और सत्ता के खिलाफ भी इन्होंने पत्रकारिता के द्वारा, पत्रों के द्वारा जो पाठक थे उनका ध्यान आकर्षित किया। आगे कह रहे हैं कि रामदास नाम की उनकी कविता आधुनिक हिंदी कविता की एक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। अत्यंत साधारण और अनायासी प्रतीत होने वाली शैली में समाज की दारुण, समाज की जो भयंकर विडंबनाएं हैं, जो भयंकर समस्याएं हैं, उनको पकड़ने की जो कला रघुवीर सहाय में है, उनकी कविताओं में जो ये कला मिलती है, उसका प्रतिनिधि उदाहरण है यहाँ प्रस्तुत कविता। कौन सी? कैमरे में बंद अपाहिज।
जो लोग भूल गए हैं इस संग्रह से ली गई है। ठीक है, कैमरे में बंद अपाहिज जो भूल गए हैं इस संग्रह से ये ली गई है। शारीरिक चुनौती को झेलते व्यक्ति से टेलीविजन कैमरे के सामने किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे? जो मतलब विकलांग है, अपाहिज है, लूला है, लंगड़ा है, ठीक है ना, ऐसे जो व्यक्ति है उनको टेलीविजन के सामने लाया जाता है और सबके सामने उनसे किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, और जो एक दूरदर्शन कर्मी जो है वो क्या करते हैं, अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उससे कैसी भंगिमा की अपेक्षा करते हैं? भाई वो अपने मुख के भाव कैसे बनाए, वो रोए, वो दर्द से रो पड़े या फिर वो पीड़ित होकर ना दिखाए। ठीक है ना, ऐसे दुख भरे भाव चाहते हैं कि वो सारा दुख दर्द जो है उसका वो मतलब सबको, दर्शकों को सबको दिखाए। उनसे ही अपेक्षा की जाती है अपाहिजों से जो विकलांग है। फिर आगे कह रहे हैं कि इसका जो लगभग सपाट तरीके से बयान करते हुए कवि ने एक तरह से पीड़ा के साथ दृश्य संचार माध्यम के संबंध को रेखांकित किया है। इस कविता के माध्यम से क्या किया है, इन्होंने इस चीज को सपाट तरीके से बिना किसी लाग लपेट के बताया है। और दूसरा क्या बताया है, जो अपाहिज लोग हैं उनकी पीड़ा को जो दृश्य संचार है टेलीविजन के माध्यम से जो दूसरे लोगों तक वो उनकी पीड़ा को पहुंचा रहा है, इस चीज को रेखांकित किया है इस चैप्टर में। आगे कह रहे हैं कि किसी की पीड़ा को बहुत बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचाने वाले व्यक्ति को उस पीड़ा के प्रति स्वयं संवेदनशील होने और दूसरों को संवेदनशील बनाने का दावेदार होना चाहिए। यदि जो भी मीडिया कर्मी है, ठीक है ना, वो मतलब यदि किसी की पीड़ा को, किसी के दुख को एक बहुत बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचाना चाहता है तो उसको स्वयं संवेदनशील होना चाहिए। उसके जो पीड़ित व्यक्ति है उसके दुख दर्द को पहले वो स्वयं समझे, ठीक है, फिर देखने वाले को संवेदनशील बनाए। जो देखने वाले हैं वो उससे संवेदना व्यक्त करे, उसके दुख को अनुभव करे, ठीक है ना, ये तो होना चाहिए। लेकिन दुख किस बात का है, ये कह रहा है कि लेकिन विडंबना यह है कि आप जब पीड़ा को पर्दे उभारने का प्रयास करते हैं, जब आप किसी के दुख को टेलीविजन के माध्यम से बताना चाहते हैं तो आपके ऊपर क्या होता है, कारोबारी दबाव, व्यावसायिक जो दबाव है वो होता है और उसके तहत आपका रवैया क्या हो जाता है, बिल्कुल संवेदनहीन हो जाता है। ठीक है, सहाय जी की जो एक कविता है टेलीविजन स्टूडियो के भीतर की दुनिया को उभारती है। टेलीविजन पर लाने के लिए स्टूडियो के अंदर जो होता है वो हमें बताती है। फिर कह रहे हैं कि लेकिन यह आवश्यक नहीं कि इसे सिर्फ टेलीविजन माध्यम से जोड़कर देखा जाए। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ टेलीविजन माध्यम से इसको जोड़ा जाए, बल्कि जोड़कर देखा जाए, बल्कि अपनी व्यंजना में यह कविता हर ऐसे व्यक्ति की ओर इशारा करती है जो दुख दर्द, यातना, वेदना को बेचना चाहता है। मीडिया कर्मी क्या करते हैं, अपाहिजों को सामने लाते हैं, कैमरे के बंद स्टूडियो में कैमरे के सामने लाते हैं। उनके दुख दर्द को इस तरह से कुरेदा जाता है, ठीक है ना, उनको जानबूझकर मतलब उनके सोए हुए दर्द को जगाया जाता है। क्यों? ताकि उन मीडिया कर्मियों का जो कार्यक्रम है वो आकर्षक बने, रोचक बने और ज़्यादा बिकाऊ बने। ठीक है, वो अपने कार्यक्रम के तहत क्या करना चाहते हैं, अधिक से अधिक पैसा कमाना चाहते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, बिल्कुल संवेदनहीन हो जाते हैं। उनके ऊपर कारोबारी दबाव ये होता है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी टीआरपी कितनी बढ़ती है, ठीक है ना। तो ये चीज़ जो है कवि ने इस कविता में दिखाई है। ये क्या करते हैं, जो मीडिया कर्मी है लोगों के दुख को, दर्द को सिर्फ उनकी कोशिश रहती है बेचने की, ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षक बनाने की, रोचक बनाने की, जिससे उसको उस कार्यक्रम को मतलब बहुत बड़ा दर्शक वर्ग उसको देखे। ठीक है, फिर आगे कह रहे हैं कि इस कविता को शारीरिक चुनौती झेलते लोगों के प्रति संवेदनशील नजरिया अपनाने के लिए प्रेरित करते पाठ के रूप में भी देखा जा सकता है। कवि की कोशिश यहाँ पर यही है
कि जो लोग शारीरिक चुनौतियों को झेल रहे हैं उनके लिए हमें संवेदनशील रवैया अपनाना चाहिए, इस चीज़ के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसके लिए कवि ने धुर संवेदनहीनता को रेखांकित करने का तरीका अपनाया है। जो मतलब संवेदनहीनता, ठीक है ना, निश्चित हो चुकी है, जिसके अंदर संवेदना बची ही नहीं और वो निश्चित रूप से उसके अंदर जड़ जमाकर बैठ गई है, उसको रेखांकित करने का तरीका अपनाया है। तो उन्होंने इस कविता के माध्यम से उसको रेखांकित किया है। फिर कह रहे हैं कि वो दिखलाता है कि किस तरह करुणा जगाने के मकसद से शुरू हुआ कार्यक्रम क्रूर बन जाता है। शुरू किया जाता है इस कार्यक्रम को दर्शकों तक, उस दर्शकों के मन में उस पीड़ित व्यक्ति के लिए करुणा जगाना। उनका उद्देश्य क्या होता है कि दर्शक वर्ग उस पीड़ित व्यक्ति को देखकर उनके मन में करुणा जागे और वो किसी तरह से उसकी सहायता करे, ठीक है ना। लेकिन ये क्या करते हैं, ये उस पीड़ित व्यक्ति की सहायता ना करके खुद कमाना चाहते हैं। आई बात समझ में? खुद अपने कार्यक्रम को ऐसे मतलब रोचक बनाते हैं, ऐसे आकर्षक बनाते हैं, प्रभावी बनाते हैं। तो उस समय ये ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं जिनसे पीड़ितों को बहुत दुख दर्द होता है, ठीक है। और उनसे ऐसे क्रूर प्रश्न पूछते हैं जैसे मतलब इनके अंदर दुख सुख का तो अनुभव ही नहीं बचा है, किसी के सामने वाले के दुख को तो ये महसूस ही नहीं कर पा रहे हैं। इस तरह का रवैया अपनाकर वो अपाहिजों से सवाल पूछते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? आधुनिक का अर्थ क्या होता है? आधुनिक कविता जो अपनी इस समय कविता लिखी जाती है वर्तमान में, ठीक है। वर्तमान की सारी समस्याएं हैं, ठीक है, उनको देखकर जो कविताएं लिखी गई है वो आधुनिक कविता होती है। चाहे वो समस्याएं हो, चाहे वो दूसरा विषय हो, ठीक है। वर्तमान में जो कविताएं लिखी जा रही हैं वो आधुनिक कविताएं हैं। चलो आगे। अब देखो इस कविता में क्या बताया गया, पहले ये सुन लीजिए सब। कविता में क्या है कि मान लीजिए जब पूछा जाए कि इस कविता लिखने का उद्देश्य क्या है, इस कविता में किसके बारे में बताया गया है, क्या बताया गया है, ठीक है। एक मिनट इसको एडमिट कर लो। तो इस कविता में हम बताएंगे कि कैमरे में बंद अपाहिज कविता में दूरदर्शन कर्मियों की संवेदनहीनता और उनकी क्रूरता पर प्रकाश डाला गया है, ठीक है। अक्सर मीडिया में अपने कार्यक्रम को रोचक, प्रभावी और आकर्षक बनाने के लिए मानवीय दुख दर्द को खोलकर दिखाया जाता है, पूरी तरह से खोलकर दिखाया जाता है। अपाहिजों को कैमरे के सामने लाकर उनसे ऐसे ऐसे क्रूर प्रश्न पूछे जाते हैं और जानबूझकर उनके सोए हुए दर्द को जगाया जाता है, ठीक है। मीडिया कर्मियों की कोशिश यही रहती है कि अपाहिज अपने दर्द से और दर्शक करुणा से रो पड़े। तो इस कविता के माध्यम से कवि ने दूरदर्शन कर्मियों की व्यावसायिक क्रूरता पर गहरा कटाक्ष किया है। कटाक्ष मतलब व्यंग, ठीक है। क्या किया है कि इस कविता के माध्यम से दूरदर्शन कर्मियों की व्यावसायिक क्रूरता पर गहरा कटाक्ष किया गया है। दूरदर्शन कर्मी क्या करते हैं, आजकल के जो दूरदर्शन कर्मी है, ध्यान किधर है उनका, सिर्फ अधिक से अधिक पैसा कमाने में। और वो अधिक से अधिक पैसा कमाने के लिए ना तो पीड़ित व्यक्ति देखते हैं, ना बड़े व्यक्ति देखते हैं, ना छोटे देखते हैं। वो तो साम दाम दंड भेद किस भी तरीके से हमारे कार्यक्रम की टीआरपी बढ़े, हमें अधिक से अधिक पैसा मिले। आधी बात सबके समझ में? पूछा जाएगा तो बता देंगे ना आप लोग कि इस कविता में क्या बताया गया है। बता दोगे कि नहीं बता दोगे? बोलो। दोबारा समझा दीजिए। सुन लो सब लोग। मैं कहती हूँ कि तुम लोगों को याद नहीं रहता तो धीरे धीरे लिख भी लिया करो, पेंसिल हाथ में जरूर लेके बैठा करो। मान लो कोई लाइन कई बार क्या होता है वो टिपिकल आ जाती है, एक बार समझने से नहीं समझाने से समझ में नहीं आती है, तो हमें क्या करना चाहिए, पेंसिल से उसको कॉपी में लिख लेना चाहिए, ठीक है। वापस बता रही हूँ, ध्यान से सुनो। प्रस्तुत कविता कैमरे में बंद अपाहिज कविता के माध्यम से कवि ने दूरदर्शन कर्मियों की संवेदनहीनता और उनकी क्रूरता पर प्रकाश डाला है, ठीक है। अक्सर मीडिया कर्मी
मानवीय दुख दर्द को, या फिर हम कहेंगे कि अक्सर मीडिया कर्मी अपने कार्यक्रम को रोचक और बिकाऊ बनाने के लिए मानवीय दुख दर्द को खुलकर बताते हैं। ठीक है, वो अपाहिज को बंद कमरे में कैमरे के सामने लाते हैं, उनसे ऐसे ऐसे क्रूर प्रश्न पूछते हैं जिनसे कि उनका सोया हुआ दर्द जाग उठता है। ठीक है, और मीडिया कर्मियों की कोशिश यही रहती है कि जो अपाहिज व्यक्ति है वो अपने दर्द से और जो दर्शक है वो करुणा से रो पड़े। ठीक है, इसलिए कवि ने इस कविता के माध्यम से दूरदर्शन कर्मियों की, या हम कह सकते हैं मीडिया कर्मियों की, व्यावसायिक क्रूरता पर गहरा कटाक्ष किया है। आ गई बात सबके समझ में? चलो आगे चलिए, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान। यहाँ पर जो दूरदर्शन के संचालक हैं, ठीक है, दूरदर्शन के जो संचालक हैं वो कहते हैं, क्या कहते हैं कि हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, अर्थात हम अपनी बात को बहुत दूर तक भेजने में समर्थ है, शक्तिवान है। ठीक है, क्या कह रहे हैं? संचालक, दूरदर्शन का जो संचालक है वो कहता है कि हम अपनी बात को बहुत दूर तक भेजने में समर्थ है, शक्तिवान है। इसलिए हम क्या करेंगे, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। इसलिए हम एक बहुत ही कमजोर, दुर्बल और निरीह प्राणी को, निरीह प्राणी को मतलब जिसका कोई नहीं है, ठीक है, उसको कैमरे के सामने लाएंगे। ठीक है, मतलब कहेंगे कि बंद कमरे में कैमरे के सामने लाएंगे। और फिर आगे कहेंगे दुर्बल, यहाँ पर मतलब क्या है कि किसी लूले लंगड़े या अपाहिज व्यक्ति को, ठीक है ना, किसी लूले लंगड़े या अपाहिज व्यक्ति को हम बंद कमरे में कैमरे के सामने लाएंगे। आई बात समझ में? वापस 4 लाइनों का अर्थ देखो। दूरदर्शन का संचालक कहता है कि हम अपनी बात को बहुत दूर तक भेजने में समर्थ है, शक्तिवान है। इसलिए हम क्या करेंगे, एक दुर्बल को लाएंगे। इसलिए हम अपने स्टूडियो में एक दुर्बल प्राणी को, एक लूले को, एक लंगड़ी को, एक अपाहिज व्यक्ति को लेके आएंगे और उससे ऐसे ऐसे प्रश्न पूछेंगे कि वो दुखी हो जाएगा। फिर आगे कहेंगे, फिर आगे क्या पूछेगा वो, उससे पूछेंगे, उसको लाके हम उससे पूछेंगे, बंद कमरा है, ठीक है, सामने कैमरा है, अपाहिज व्यक्ति कैमरे के सामने बैठा है, उससे फिर हम पूछेंगे, बिल्कुल संवेदनहीन होकर हम उससे पूछेंगे कि हाँ, क्या आप अपाहिज हैं? हम पूछेंगे उससे, हाँ तो बताइए। हम यहाँ पर कहेंगे कि हाँ तो बताइए, क्या आप अपाहिज हैं? ठीक है, तो आप क्यों अपाहिज हैं? फिर कह रहे हैं कि जो अपाहिज व्यक्ति है हमारे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएगा। जब दूरदर्शन का संचालक उससे पूछ रहा है कि हाँ तो बताइए कि क्या आप अपाहिज हैं, इस प्रश्न पर अपाहिज व्यक्ति इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएगा और मौन रहेगा। लेकिन उससे पहले ही हम दूसरा प्रश्न पूछ लेंगे कि आप अपाहिज क्यों हुए, किस कारण से हुए। ठीक है, फिर कह रहा है कि आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, कि आपका अपाहिज, हम कहेंगे कि जरा सोचकर बताइए कि आपका अपाहिज होना आपको बहुत दुख, बहुत दर्द देता होगा। ठीक है ना। फिर कह रहे हैं कि ये प्रश्न जो है बहुत बेतुका सा होगा और अपाहिज ये सुनकर मौन रहेगा, वो इसका कुछ भी उत्तर नहीं दे पाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम, कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। फिर क्या करेंगे, कैमरे को उस अपाहिज व्यक्ति के दुखी चेहरे पर डालेंगे, जिससे वो कैमरा उसके चेहरे को और अधिक बड़ा करके दिखाएगा, सबकी नजरें उस अपाहिज व्यक्ति के चेहरे पर होगी। फिर कह रहा है कि फिर हम उससे पूछेंगे, हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है। हम उससे फिर क्या पूछेंगे कि हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, हाँ तो बताइए कि आप अपाहिज कैसे हुए,
आपको ये क्या दुख देता है, क्या दर्द देता है, क्या आप दुख महसूस करते हैं? अपाहिज होकर क्या आप दुख महसूस करते हैं? उससे हम ये प्रश्न पूछेंगे। अपाहिज क्या करेगा? इस प्रश्न पर भी मौन रहेगा, ठीक है, वो अंदर ही अंदर रोएगा। फिर क्या कह रहा है? जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। फिर कह रहा है कि भाई आप अपने दुख का कारण हमें जल्दी बताओ, हमारे पास इतना समय नहीं है, ठीक है, जल्दी जल्दी बताओ वो, और अपना दुख बताओ, समय बीता जा रहा है इसलिए आप अपने दुख को हमें जल्दी से बताओ। बता नहीं पाएगा। और बेचारा जो अपाहिज व्यक्ति है ऐसे संवेदनहीन प्रश्नों को सुनकर अपने सोए हुए दर्द को जो उसने भुला दिया है, ठीक है, जिस दर्द को वो भूल चुका है, वो उस दर्द को याद करेगा और दुखी हो जाएगा। पर इन प्रश्नों का उत्तर संचालक को नहीं दे पाएगा। आ गई बात समझ में? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम? अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो दूरदर्शन कर्मी है वो अपाहिज व्यक्तियों की संवेदनाओं के साथ, उनकी भावनाओं के साथ क्या करते हैं? खिलवाड़ करते हैं, ठीक है, सिर्फ अपने कार्यक्रम को रोचक, आकर्षक और बिकाऊ बनाने के लिए। जो भी शारीरिक चुनौतियों को झेलने वाले व्यक्ति है, जो भी अपाहिज व्यक्ति है, क्या करते हैं? उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनसे ऐसे क्रूर, संवेदनहीन होकर उनसे ऐसे क्रूर प्रश्न पूछते हैं जिनसे कि वो दुखी हो उठते हैं, पीड़ित हो जाते हैं, अपने दर्द को, दुख को महसूस करने लगते हैं। वो ये सोचते हैं कि हमारे दुख दर्द को, जिसको हम भूल चुके हैं, वो ऐसे क्रूर प्रश्नों के द्वारा उसको जगा रहे हैं और हमारा जो ये सब चीज़ है, जो सारा दर्शक वर्ग देख रहा है। भाई अपाहिज से, जो अपाहिज व्यक्ति बैठा है, हमें पता है कि भाई वो अपाहिज है, फिर भी हमसे क्या पूछते हैं कि हाँ जी आप अपाहिज हैं। तो ये कितनी बड़ी बात है भाई, तुझे सामने वाले को नहीं दिख रहा है कि भाई मैं अपाहिज हूँ, तो पूछना ज़रूरी थोड़ी है। फिर दुख का फिर पूछ रहा है कि आप अपाहिज क्यों हुए, तो कोई जानबूझकर थोड़ी ना कोई अपाहिज होता है, ठीक है, उसके सामने परिस्थिति ऐसी आ जाती है कि वो अपाहिज हो जाता है और जिसका उस दुख को वो क्या करता है? जिंदगी भर झेलता है, ठीक है, लेकिन कोई उससे सहानुभूति दिखाता है, हमदर्दी जताता है, तो वो फिर भी एक कुछ समय के लिए अपने दुख दर्द को भूल जाता है। लेकिन यहाँ पर मीडिया कर्मी क्या कर रहे हैं? उसको कुरेद कर उससे ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं जिसका कि जवाब वो नहीं दे पा रहा है, ठीक है। अब जैसे मान लो कोई अपाहिज, हम उससे पूछेंगे भाई हाँ भाई तो बताइए आप अपाहिज क्यों हुए, तो वो बोलेगा कि हाँ भाई मैं अपाहिज हूँ, इस कारण से हो गया, मुझे बड़ा शौक आ रहा था अपाहिज होने का इसलिए मैं हो गया जाके, ठीक है। ऐसा तो कुछ नहीं होगा ना, वो क्या होगा? अपाहिज कर्मी, क्या अपाहिज जो है वो क्या होगा? ऐसे प्रश्नों को सुनकर दुखी हो जाएगा। फिर आगे कह रहा है, फिर बोल रहा है वो, देखो आगे, सोचिए बताइए। हाँ तो अपाहिज जी आप सोचिए, थोड़ा दिमाग पर जोर डालिए और हमको बताइए। क्या बताइए? आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? भाई आपको अपाहिज होना कैसा बुरा लगता है? आपको अपाहिज होना कैसा बुरा मालूम होता है? यहाँ पर कवि क्या कर रहा है? दूरदर्शन कर्मियों की या मीडिया कर्मियों की संवेदनहीनता पर कटाक्ष कर रहा है। ये प्रश्न एक बेतुका सा प्रश्न है कि आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। अरे ऑब्वियस सी बात है कि अपाहिज होकर सबको बुरा लगता है, ठीक है, लेकिन हम उस चीज को सबके सामने बताने वाली जो बात है वो उस अपाहिज को, उस अपाहिजपन से ज्यादा दुख दे रही है, ठीक है। तो कवि यहाँ पर क्या बोल रहा है कि आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, उसको बार बार उसके ऊपर जोर डाल रहा है कि सोचिए बताइए। भाई जरा सोचिए, अपने दिमाग पर जोर डालिए, हमको बताइए कि अपाहिज होना आपको कैसा बुरा मालूम होता है। फिर आगे कह रहे हैं कैसा, यानी कैसा लगता है, आप इस दुख को, अपने इस दर्द को किस तरह से अनुभव करते हैं, किस तरह से महसूस करते हैं। फिर कह रहा है हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा संचालक के इन बेकार के, व्यर्थ के, बेतुके प्रश्नों को सुनकर अपाहिज सिर्फ मौन रहेगा, ठीक है, वो कुछ नहीं बताएगा। फिर संचालक क्या करेगा? खुद उसको बेहुदे इशारे करेगा, बिल्कुल बेकार उसको इशारा करेगा। क्या इशारा करेगा? कि सोचिए बताइए। आप सोचिए, ठीक है, सोचिए
सोचिए, ज़रा ध्यान से सोचिए, दिमाग लगाइए और हमको ये बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, थोड़ी कोशिश करके तो देखिए। आपको क्या, जैसे आपको क्या इस तरह का दर्द मालूम होता, इशारा कर रहा है कुछ भी कि क्या आपको इस तरह का दर्द मालूम होता, इस तरह का, छोटा बड़ा, इस तरीके से अलग अलग बेकार के इशारे उनको करेगा, ठीक है। और फिर क्या बोलेगा, अब सोचिए, अब बताइए क्या आपको इस तरह का दर्द मालूम होता है, थोड़ी कोशिश तो करके देखिए कि आपको कैसा दर्द अनुभव होता है, आप किस दर्द को महसूस करते हैं। फिर कह रहे हैं यह अवसर खो देंगे, यह अवसर खो देंगे। क्या आप दर्शक वर्ग को अपनी पीड़ा से परिचित नहीं कराएंगे, ठीक है। आज सौभाग्यशाली है आप कि आपको अपनी पीड़ा बताने का ये मौका मिल रहा है। इस कैमरे के माध्यम से आप अपनी पीड़ा से लाखों करोड़ों दर्शकों को परिचित कराएंगे कि मुझे इस तरह का दर्द होता है, मैं इस दर्द से ये महसूस करता हूँ, मैं अपाहिज क्यों हो गया, ठीक है ना। ये सारी बातें हमको बताइए और ये आपको आपके सौभाग्य से एक बहुत अच्छा मौका मिला है, आप इसको खो देंगे। तो आप ऐसा मत कीजिए और अपने दुख दर्द के बारे में हमें खुलकर बताइए, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? नो मैम। सब लोग कर दोगे? चलिए ठीक है। अब बाकी का अपन कल कंटिन्यू करेंगे इसको आगे, ठीक है। जितना पढ़ाया उसको पढ़ लेना, ओके। बाय सबको, बाय सबको, बाय बेटा, बाय।